वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर से आगे पढ़ेंगे और हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उससे आगे कंटिन्यू करूँगा और इसमें कुछ एमसीक्यू भी है क्योंकि आज इस जो चैप्टर है उसका एंड हो जाएगा और चैप्टर खत्म होते ही सबसे पहले एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू में आपको कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होगा, देन पीवाईक्यू होगा। ओके, तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि आगे क्या क्या पढ़ना है हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों को अगर इसका फ्री नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको पहले टेलीग्राम, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। जैसे कि केंद्रक के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो केंद्रक क्या होता है, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ स्क्रीन का। हाँ, हम लोगों ने केंद्रक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केंद्रक मतलब इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस की खोज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किया गया था वो किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस का खोज किया। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने ही बताया था कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मान लो कि एक आपका एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो उसके पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। लाइक ये यहाँ पे तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे लाइसोसोम होगा, राइबोसोम्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स होते हैं सेल के बाद यहाँ बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, उसी को केंद्रक बोला जाता है। नाउ बात करते हैं, न्यूक्लियस एक झिल्लीबाद अंग है। झिल्लीबाद मतलब होता है कि मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड। ओके, इसमें मेम्ब्रेन्स बॉन्ड होता है। ओके, जिसमें कोशिका के गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में, उसका क्या होता है, गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने बताया था कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ये क्रोमोसोम का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर झिल्ली में छिद्र केंद्रक के अंदर और बाहर अणुओं का आगमन को संभव बनाते हैं। कहने का मतलब न्यूक्लियर झिल्ली में जो छिद्र होते हैं वो केंद्रक के अंदर और बाहर आने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आवागमन, आवागमन मतलब होता है पास करना या किसी को रोकना, इन सब चीजों के लिए ये न्यूक्लियस जो झिल्ली होते हैं, जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स बोला जाता है, वो काम करता है। ओके, now आगे चलते हैं हम केंद्र के बारे में। इसे कोशिका का मस्तिष्क, इसको कोशिका का ब्रेन, मस्तिष्क अथवा मैनेजर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज कोऑर्डिनेट करते हैं। मान लो अगर आपका एक ये सेल है, इसके अंदर कोशिका पाया जाता है, तो ये सॉरी कोशिका के अंदर से ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ये क्या करता है, सारी चीज को कोऑर्डिनेट करता है। ओके, और ये मैनेजर की तरह काम करता है, मतलब फुल ऑफ कंट्रोल करते रहता है पूरा कोशिका को। ओके, आप देख सकते हो ये कोशिका है, ये पूरा क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, ये इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द शेल बोला जाता है या मैनेजर ऑफ द शेल बोला जाता है। ओके, केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन जो मतलब स्टडी ऑफ जो न्यूक्लियस होता है उसको आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्डियोलॉजी बोला जाता है। कार्डियोलॉजी बोला जाता है, ये हिंदी में भी देख सकते हो, कार्डियोलॉजी बोला जाता है। मानव शरीर में देखो सबसे बड़ी बात है कि आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर जो है, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस जो है ये नहीं पाया जाता है। ओके, और प्लांट में भी, जैसे पादपों में जो है सीप ट्यूब कोशिका, मतलब सीप ट्यूब कोशिका के जो केंद्रक, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रक अनुपस्थित होता है। ओके, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो किसमें किसमें, जो ह्यूमन के जो आरबीसी होते हैं उसके अंदर नहीं पाया जाता है। और हम बात करें कि प्लांट के अंदर जिसमें सीप ट्यूब कोशिका होते हैं उसके भी अंदर नहीं पाया जाता। हम आगे बात करते हैं। जो न्यूक्लियस के भीतर कुछ अम्ल पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के भीतर, ये न्यूक्लियस है, इसके भीतर कुछ अम्ल पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर उस अम्ल को क्या कहते हैं, उस अम्ल को बोला जाता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। उस अम्ल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसको न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, जोहानसन के बारे में, जोहानसन फ्रेडरिक मिसेर ने इनको सबसे पहले बताया था। किसने बताया था, जोहानसन फ्रेडरिक मिसेर ने इनको बताया था कि इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ओके, ना हम बात करते हैं, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार, इसके जो दो प्रकार हैं यहाँ पे। सबसे पहला एक है डीएनए,
ओके, एक है आरएनए। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, आरएनए क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स संरचना के रूप में पाया जाता है। आप देख सकते हो कि इसके जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स है, और जो आरएनए है वो सिंगल है। यहाँ देख सकते हो सिंगल के रूप में दिया है। आगे हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। नाउ हम आगे चलते हैं। ओके, देखो सबसे पहले ये समझना है कि सेल सेल जो है, मान लो कि सेल है, सेल है, सेल के अंदर बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ओके, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है या मैनेजर ऑफ द सेल बोला जाता है। ओके, ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस में अगर यहाँ से न्यूक्लियस को बड़ा करके दिखाऊं, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स में आरएनए और डीएनए। ओके, आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। अपने इसमें भी देख सकते हैं कि ये सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के बाद यहाँ पे डीएनए, जो कि डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया था। ओके, नाउ आगे बात करते हैं हम कि डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने बताया था? कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। इनको किसने सबसे पहले बताया था? तो इनको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक्स। वॉटसन एंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा सबसे पहले ये बताया गया था कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना होगा। डबल हेलिक्स मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे दो हेलिक्स के रूप में। अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि डीएनए, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये डबल हेलिक्स के रूप में पाए जाते हैं। ओके, नाउ आगे हम बात करते हैं वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए के बारे में बताया गया था कि डीएनए का जो संरचना होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। ओके, ये क्या है? ये वॉटसन साहब है और ये क्रिक्स है। ओके, नाउ हम आगे बात करते हैं। जो डीएनए और आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में, तो डीएनए में पहला क्या होता है? एडेनिन। ओके, उसके बाद साइटोसिन, उसके बाद गुआनिन, उसके बाद थाइमिन। कौन कौन? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। उसके बाद आरएनए की बात करें तो आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, जैसे सेम दोनों की तरह सेम पाया जाता है। उसके बाद साइटोसिन इसमें भी पाए जाते हैं, गुआनिन इसमें भी पाए जाते हैं, बट यहाँ पे थाइमिन की जगह पे इसमें पाए जाते हैं यूरासिल। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि इसमें थाइमिन की जगह पे क्या पाए जाते हैं? यूरासिल पाए जाते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरासिल। बस अंतर डिफरेंस यहाँ पे जो है नाइट्रोजन बेस का बस ये कि यहाँ पे थाइमिन पाए जाते हैं और यहाँ पे यूरासिल पाए जाते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं, कुछ आगे बात करते हैं जिसके डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या होती है। जब डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। ओके, तो क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जब आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। डीएनए से जो आरएनए बनते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और डीएनए से डीएनए जो बनते हैं उसको रेप्लिकेशन बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे शरीर की वृद्धि, ओके, के दौरान डीएनए से डीएनए बनता है। ओके, इस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहा जाता है। हमारे शरीर में जब वृद्धि होती है तो उसमें डीएनए से डीएनए बनते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन बोला जाता है। ओके, डीएनए टू डीएनए बनने में जो एंजाइम मदद करता है, जो हेल्पिंग एंजाइम होते हैं यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोले जाते हैं। ओके, नो डीएनए टू जो सॉरी डीएनए से शरीर से बाहर, देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जब जो वायरस होते हैं, वायरस शरीर से जब बाहर निकलता है, जब वायरस जब शरीर से बाहर निकलता है तो डीएनए से आरएनए में बदल जाता है। जब मान लो कि आपके अंदर अगर बॉडी के अंदर वायरस है और जब वो शरीर से बाहर निकलते हैं, ओके, जब वो शरीर से बाहर निकलते हैं वायरस, तो डीएनए से आरएनए में बदल जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और फिर ये मान लो यहाँ पे निकल गया, वायरस है ये। ओके, मान लो कि ये वायरस है। ओके, और ये आपका
बॉडी है। ओके, ये जब बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, जा रहा है, तब इसको बोला जाता है आरएनए से आरएनए टू डीएनए। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। नाउ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। उपकरण जिसको गोल्गी बॉडी के बारे में, इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, इनका जो खोज है वो इन भाई साहब के द्वारा किया गया था, जिनका नाम क्या है? कैमेली गोल्गी। ओके, कैमेली गोल्गी के द्वारा खोजा गया था। ओके, नाउ इसका जो प्राथमिक कार्य है, कोशिका द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन और लिपिड जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स को प्रक्रियावंतित करना और पैकेजिंग करना। कहने का मतलब इसका जो प्राइमरी फंक्शंस होता है, प्रोसेस होता है, वो पैकेजिंग ऑफ जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं सच एज प्रोटीन्स एंड लिपिड, एंड वो क्या करते हैं? इसको सिंथाइज करते हैं। ओके, सिंथाइज द सेल्स, और ये सिंथाइज करते हैं सेल। मान लो कि ना कि जस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपका न्यूक्लियस है, एक सेल है, तो पूरा पूरा क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर आप देख सकते हो ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बगल में आपको दिख रहा होगा ये क्या है? गोल्गी अपर्चर या गोल्गी बॉडी इसको बोला जाता है। ओके, इसके अंदर ये क्या काम करता है? ये इसका काम क्या है कि जो प्रोटीन जो संश्लेषित किए जाते हैं, जो और लिपिड जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स को जब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसका सबसे मेन फंक्शन है इसको पैकेजिंग करना। ओके, पैकेजिंग करना। ओके, पैकेजिंग करना और उसको ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी गोल्गी बॉडी का काम करता है। ओके, तो उपकरण के बारे में आगे हम बात करते हैं गोल्गी उपकरण के बारे में। तो इसमें जो केवल यूकैरियोटिक में जो पाए जाने वाले गोल्गी बॉडी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। ओके, तो क्या बोला जाता है? लिपो, देख सकते हो यहाँ पे लिपोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। और उसके बाद आगे है कि पादप, देख सकते हो पादप द प्लांट, पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम बोला जाता है। पादप कोशिका में इसको डिक्टियोसोम बोला जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो पाए जाते हैं इसको बोलते हैं लिपोकॉन्ड्रिया। ओके, इसको लिपो, देख सकते हो लिपोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। चूंकि यह प्रोटीन को बांधने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है इसको किसको कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारा होता है गोल्गी बॉडी। ओके, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। इसके अलावा इसे अपार्ट फ्रॉम दिस इज ऑल्सो नोन एज पैकर्स ऑफ द सेल्स एज मदर्स ऑफ द सेल्स। इसको पैकर्स ऑफ द सेल्स और मदर्स ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। ओके, ये देख सकते हो ये गोल्गी बॉडी है। ओके, ये क्या करता है ना, आपको अभी मैंने जस्ट बताया था कि ये पूरे पूरे प्रोटीन और लिपिड को जितने भी सिंथेसाइज होते हैं उसको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम बोला जाता है। इसी को दूसरा नाम भी बोला जाता है क्या? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद इसको पैकर्स ऑफ द सेल्स और मदर्स ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। नाउ आगे बात करते हैं हम, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ आगे हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन के बारे में, कि सेल डिवीजन जैसे कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका के मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है समसूत्री। आगे हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, जैसे कोशिका विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले आता है समसूत्री विभाजन, उसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन। तो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन किसको बोला जाता है? अगर 46 गुणसूत्र विभाजन होने के बाद भी 46 गुणसूत्र ही रहे तो समसूत्री विभाजन कहलाते हैं। कहने का मतलब कि 46 गुणसूत्र विभाजन होने के बाद, मान लो कि 46 क्रोमोसोम्स है और ये विभाजन होने के बाद भी ये डिफरेंट टाइप्स में बढ़ रहे हैं और फिर भी 46 रहे, सारे 46 पाए जाते हैं रहे, उसको क्या बोलते हैं? समसूत्री। सम मतलब होता है बराबर, इक्वल। ओके, समसूत्री मतलब होते हैं कि अगर आप देखो लिखा हुआ है कि अगर 46 गुणसूत्र विभाजन होने के बाद भी 46 गुणसूत्र ही रहे तो समसूत्री विभाजन करते हैं। जैसे 46 डिवाइड हुआ यहाँ पे 46 और 46 और ये डॉटर सेल कहलाते हैं। ओके, डॉटर सेल में डिवाइड हुआ। ओके, और उसके बाद इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो ये 46 गुणसूत्र। ओके, 46 इसमें डिवाइड होकर 23 में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी को अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा ना, 46 जब डिवाइड होंगे तो 26 बनेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 23 यहाँ पे बनेंगे और 23 यहाँ पे बनेंगे, तब जाके ये दोनों ऐड होके 46 बनाएंगे। बट ऐसा समसूत्री में नहीं होता। समसूत्री में क्या होता है, 46 है
ये 46 ही फिर दोबारा से जनरेट करेंगे, बनाएंगे। तो ये हो गया अर्धसूत्री में आधा हो जाता है, समसूत्री में बराबर रहती है, इक्वल रहते हैं। ओके, उसके बाद ये सोमैटिक में होता है, यह देहिक कोशिका में होता है, सोमैटिक सेल। ओके, ये क्या होता है? सोमैटिक सेल होता है। उसके बाद यह, जबकि मेयोसिस, जॉर्म, सेक्स सेल्स या गैमेट्स जो होते हैं उसमें होता है। इससे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में अगर कहीं पे घाव हो जाते हैं या किसी चीज की चोट लग जाती है, तो वहां से क्या होता है, वहां के जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के बाद उसको दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है, दोबारा से फिर उसको बनाना पड़ता है सेल को। तो सेल जो बनता है उसी को विभाजन बोलते हैं। फिर दोबारा से उस चीज को जनरेट करना, विभाजन करता है, अपने में खुद में डिवाइड करके फिर दोबारा बनता है। तो उसमें कौन सा होता है? ये होता है समसूत्री विभाजन होता है। जब किसी बॉडी के अंदर कोई घाव होता है और फिर दोबारा उसको भरने में जब टाइम लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। बट जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं उसमें होते हैं मियोसिस, इसको बोला जाता है। उसको उसमें जर्म्स होते हैं, सेक्स सेल होते हैं, गैमेट्स होते हैं। ओके, नाउ आगे बात करते हैं सोमैटिक सेल जो होते हैं। देखो अब यहाँ सेल जो होते हैं वो सेक्स जो सेल होते हैं उसको छोड़कर जो भी सेल होंगे सोमैटिक सेल होंगे। मतलब सेक्स सेल को छोड़कर जितने भी सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल बोलते हैं। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें क्या होता है। ये जो सेक्स सेल होते हैं, जो भी सेल हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो भी सेल हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं उसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू वो हो रहा है। ओके, नाउ जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एग सेल होता है, एग फीमेल का एग सेल हो गया, जैसे एग सेल हो गया, एग सेल फीमेल के अंदर, और स्पर्म क्या हो गया? मेल के अंदर। ओके, मेल में स्पर्म और एग सेल फीमेल के अंदर, ये सारे अर्धसूत्री, अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। ओके, उसके आगे बात करते हैं, जैसे इसमें हो गया, और समसूत्री में बात करते हैं उसमें होता है नोज सेल, स्किन सेल, हैंड सेल, जितने भी सेल होते हैं, मतलब सेक्स जो सेल होते हैं उसको छोड़कर जितने भी सेल होते हैं सारे किस में आते हैं? समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट बना सकते हो। नो, हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं, एमसीक्यू करते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा एमसीक्यू करते हैं, जो कि मैंने पूरा का पूरा जो सेल टॉपिक है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। सेल के अंदर जितने भी चीज़ पढ़ना था हम लोगों ने उतना चीज़ पढ़ा। अब एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। अब 10 सेकेंड के अंदर अपना कमेंट में आंसर लिखना, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। देखो, सबसे पहले है कोई डिस्कवर द सेल, मतलब कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहला लेक्चर जो फर्स्ट वीडियो था उसी में बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन है डिस्कवर द सेल, मतलब सेल का खोज किसने किया था, कोशिका की खोज किसने किया था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट हुक के द्वारा, एंटनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा, जो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा किया गया था, या थियोडर शॉन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा। ओके, रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया गया था। नाउ आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। देखो आपका ऑप्शन है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, गोल्गी तंत्र जिसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स किसको बोला जाता है। मैंने सेकेंड वीडियो में शायद आपको बताया था कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि जो 36 ओटीपी होते हैं, 36 ओटीपी जो होते हैं, जो एक ग्लूकोज के टूटने के बाद बनते हैं, उसमें से 34 ओटीपी जो है कोशिका अंग के अंदर जनरेट होता है, बनता है, जिसके कारण इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो आगे बात करते हैं राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला कि बोलता है व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम का जो पहला काम क्या है, सबसे मेन काम क्या है उसका राइबोसोम। तो आपका ऑप्शन है कि लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रिप्लिकेशन या सेल डिवीजन। तो लाइसोसोम्स के बारे में बताया था आपको, सॉरी राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ओके, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। तो आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गन। ओके, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली वाला कोशिका अंग है। कौन सा ऐसा अंग है जो एकल झिल्ली होता है, तो सिंगल मेम्ब्रेन्स होता है, किसी के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, किसी के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन्स। उसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन है जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन्स पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो 2 किस किस में होता है,
जैसे उसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, मुझे नहीं पता। एम से होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एन से होगा न्यूक्लियस और पी से होगा प्लास्टिड। ओके, तो इससे याद कर सकते हो इन तीनों के अंदर डबल जो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। ओके, नो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस भी नहीं होगा। ओके, और उसके बाद सिंगल झिल्ली वाला कोशिका हम पूछ रहा है ना, कुछ सिंगल झिल्ली के इसमें पाया जाता है। उसके बाद लाइसोसोम, अभी मैंने आपको बताया प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है, क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है कि बोल रहा कोशिका कौन सा भाग कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, विच पार्ट्स ऑफ द सेल्स कंट्रोल द सेल्स एक्टिविटीज। कोशिका की जो जितने भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट आज ही के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ये सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसी को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, इसी को मैनेजर ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, नाउ इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। बोलते हैं कि किस कोशिकांग अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है, विच सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। क्या होगा इसका, गोल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम्स होगा, राइबोसोम्स होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इसका क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, इसका क्या क्या हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लाइसोसोम होगा कि राइबोसोम्स होगा, क्या हो जाएगा, लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, नाउ आगे बात करते हैं डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। पहला क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके बाद डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइक्लोराइड न्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सी क्लोरोबेस न्यूक्लियोप्रोटीन एसिड। क्या होगा इसमें से, ये तो नहीं होगा, ये होगा डाइक्लोराइबो न्यूक्लिक एसिड, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ आगे चलते हैं। आपका जो आगे क्वेश्चन है, विच जितने भी कोशिका का कौन सा अंग है जो लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है। देखो लिपिड, लिपिड मतलब लिपिड के सिंथेसिस के लिए सबसे सेकंड लेक्चर में शायद मैंने ये बताया था आपको। तो कौन सा होता है, तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ईआर, ईआर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एसईआर, और दूसरा क्या बताया था, आरईआर। एसईआर क्या होता था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जो लिपिड का संश्लेषण करता है वो क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, लाइसोसोम नहीं होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्लोरोप्लास्ट, इन विच टाइप्स ऑफ द सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट फाउंड। किसके मतलब किस तरह के जो सेल होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये छांटना पड़ेगा। इसके अंदर तो नहीं होता है, फंगी के अंदर भी नहीं होता है, और बैक्टीरिया के अंदर भी नहीं, क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। ओके, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, आप बताओ किसके दिया था, रॉबर्ट हुक, लिवेनॉक के द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन और श्वान के द्वारा, बिशो और पास्टो के द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दिया था। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, लिविंग सेल के बारे में। ओके ओके, उसके बाद वाटसन एंड क्रिक क्या बताया था, डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में बताते हैं। और उसके बाद स्लाइडेन एंड श्वान तो हो गया। इसके बाद रॉबर्ट रॉबर्ट हुक क्या किया था, सबसे पहले जो सेल होता है उसका डिस्कवरी कितने में, 1665 में, 1665 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। ओके, तो आगे चलते हैं। तो इतना ही क्वेश्चंस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो भी पीवाईक्यू रहा है वो एक दिन पीवाईक्यू ओनली ओनली कितना 50 या 60 के आसपास पीवाईक्यू होंगे टोटल। उसको एक दिन इस वीडियो में कवर करूँगा और इस चैप्टर को
खत्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।